May I come in, sir? Yes. Good afternoon, sir. Take your seat. Thank you, sir. आप अपना परिचय दीजिए। I am Dr. Vijay Pandey. I am native of Varanasi. My father is a retired professor. I did my schooling from Varanasi itself. I completed my undergraduate from Purvanchal University, Jaunpur. Then I moved to Allahabad and I completed my post-graduation in geography from Ministry of Allahabad. Then I cleared a junior research fellowship by University Grant Commission, and then I enrolled myself into the Delhi University for the doctoral program, where I completed my PhD in 2015. And for the last 7 years, I am working as an assistant professor at Delhi University on a dog basis. My hobby is traveling and reading. And I am a very optimistic person. इतना बढ़िया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर DU, Yes. और देन BDO, Yes, sir. SDM, Yes, sir. DSP, Sir. तो ये डिमोशन है या क्या कहा जाए इसको? तो डिमोशन नहीं कहूँगा, क्योंकि सबसे बड़ी पहली बात तो सर मैं आई एम वेरी मच एक्नॉलेज्ड एंड वेरी ऑनर्ड कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान में पिछले 6 सालों से एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ। बट सर उससे कहीं ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके मेरा जो एक इंटरेस्ट है, जो क्योंकि कभी भी आप प्रोडक्टिव तब होते हो जो आप बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट होता है। मेरे लिए जॉब बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और बहुत अच्छा मैंने किया भी है और मेरा इंटरेस्ट भी है। बट मुझे ऐसा लगता है सर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाके और भी अपने जो मेरा इंटरेस्ट है उसको और प्रोडक्टिव कर सकता हूँ। और मेरे लिए एक जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर दैन कि आप एक प्रोफेसर हैं कि IAS हैं। मैं इस चीज़ को मैटर नहीं करता है मेरे लिए एक जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब अपनी जॉब से सेटिस्फाई होते हो तो आप अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हो फॉर सोसाइटी एंड फॉर यूर। सो मुझे लगता है, और मैं पिछले 2010 से लगातार प्रयास में हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा हो नहीं पा रहा है क्योंकि मेरा 3rd टाइम से इंटरव्यू भी है। सो आई फील टीचिंग को आप सेकंड लाइन में रखते हैं? नहीं सर, नहीं, मेरे दोनों ही पैरेलल है। बट सर मेरी पहली प्रायोरिटी हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन रहा है। बट समहाउ मैं वहाँ पे अभी भी फेल हूँ क्योंकि मैंने जहाँ तक जाना है उसमें जितने नाम बड़े दिखाई देते हैं महात्मा बुद्ध से लेकर के, ये सब शिक्षक रहे हैं। यस सर। कोई प्रशासक का नाम बताइए जो नेशनल लेवल पे फेमस रहा हो। सर प्रशासक ने भी समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया हुआ है। अभी अगर हम देखें तो हमारे जो अजीत डोभाल जी हैं या फिर हमारे जो अभी से जो स्वर्गीय बिपिन रावत जी हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा नाम कमाया हुआ और एक अच्छी पर्सनालिटी है। इवन श्रीधरन जी को देखिए, उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा काम किया। हमारे अभी जो गवर्नर थे इसके पहले बैजल जी, उन्होंने भी एक IAS हो के बाद में बहुत अच्छा काम किया हुआ। तो ऐसे बहुत सारे प्रशासक हैं जिन्होंने जो शिक्षा क्षेत्र से नहीं थे उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया हुआ है। तो इसके लिए कोई डेज भी हम मनाते होंगे? किसके लिए सर? प्रशासक। ये सर, हाँ सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट सिविल सर्विसेज डे 24 सितंबर है। बट मैं ऐसा रिकॉल क्योंकि आपकी अभिरुचि इसमें है। आई एम सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। और टीचर्स डे तो जानते ही होंगे। यस सर, टीचर डे 5 सितंबर। अच्छा, तो ये जानते हैं, जिसमें अभिरुचि है वो डे नहीं जानते। सर मैं थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहा एग्जैक्ट डेट, बट फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर है, मुझे 24 सितंबर है। और क्यों मनाया जाता हो? सर वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पहली बार सर एग्जैक्ट नहीं, मैं आई कांट गेस। आप बनारस से जुड़े हो? हाँ जी सर। बनारस काफ़ी चर्चित रहा। यस सर। प्रधानमंत्री जी Yes, का sir. क्षेत्र भी है। बनारस की कुछ खूबी बताइए और 2 खूबियाँ बताइए और 2 कमियाँ बताइए। सर पहली बात तो बनारस पूरी इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड का एक बहुत ही पुराना शहर है, जो 5000 वर्ष पुराना शहर है। इनफैक्ट इस पर भी डाउट है, जो बोलते हैं इसका कब बिगनिंग हुआ है, इसके बारे में किसी के कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। दूसरी बात सर, बनारस एक बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही स्पिरिचुअल सिटी है। आप जब भी बनारस जाओगे तो एक अलग तरीके से आप उसको बोलते हैं सिटीज़ ऑफ टेम्पल एंड गलीज, तो एक अलग तरह का आपको स्ट्रक्चर वहाँ दिखेगा जो आपको इंडिया में शायद ही कहीं पे दिखने को मिले। दूसरी बात, वहाँ पे जो गंगा रिवर का जो एक उसके बैंक पे किनारे पे जो गंगा आती है वो वर्ल्ड फेम की है। सो आई वुड सजेस्ट कि इस मामले में गंगा बनारस बहुत ही स्पिरिचुअल है। और जहाँ तक गंगा का नाम लिया, आप सर को बताइए कि गंगा के कई नाम हैं अलग अलग फेज में, अलग अलग क्षेत्रों में, तो ये नाम कई कैसे हो गए और उनका सिग्निफिकेंस क्या है? सर कोई भी नाम जब रखा जाता है तो उसकी बिगनिंग को ध्यान में रखा जाता है। सो गंगा का नाम कहीं भागीरथी है, कहीं पे मंदाकिनी है, कहीं पे विष्णुप्रयाग रुद्र गंगा है। फिर अब जैसे जैसे वो डेल्टा के पास में आती है तो मेघना और पद्मा हो कि वो वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है। ये सब नॉमेनक्लेचर वहाँ के कल्चर को, वहाँ की संस्कृति को और वहाँ की विशेषता को
प्रदर्शित करती है। जैसे मैं पद्मा और मेघना की बात करूँ तो ये बांग्लादेश में बहुत ही कॉमन नाम है और वहाँ पे वहाँ की देवियों के नाम पे पद्मा और मेघना नाम रखा गया हुआ है। अगर हम ऊपर की बात करें तो देवप्रयाग उसका नाम इसलिए रखा गया है, सॉरी मंदाकिनी और भागीरथी, क्योंकि भगवान शंकर के जटा से गंगा जी का मतलब उद्गम हुआ था। तो डिफरेंट विश्वास और फेथ की बात है। जी जी गंगा का पानी जल्दी डिके नहीं होता है, उसमें एक बैक्टीरियो फेज पाया जाता है। जी 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 उसके बारे में बता सकते हैं? सर बैक्टीरिया सर जो गंगा का जो अपर वैली है वहाँ पे पानी काफ़ी शुद्ध होता है, क्योंकि वहाँ पे जो BOD और COD का लेवल है वो काफ़ी बैलेंस्ड है। मैं BOD की बात नहीं कर रहा हूँ, बैक्टीरियो फेज मीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। ये बताइए कि ज़्यादातर जो हम दुनिया में बड़े माउंटेन्स देखते हैं वो टर्शियरी पीरियड में बना, हिमालय हो, अल्प्स हो, एंडीज हो, रॉकीज हो, तो ऐसा क्यों टर्शियरी पीरियड में क्यों बना? सर क्योंकि जैसे जैसे हिमालय का या किसी माउंटेन का डेवलपमेंट हुआ उसका एक फेज़ रहा है, कैम्ब्रियन, फिर उसके बाद आपका प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, या फिर हम ऐसे बात करें उसका क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो पहले आपका प्राइमरी है, फिर कैम्ब्रियन है, फिर सेकेंडरी है, फिर क्वार्टरनरी है, फिर टर्शियरी है। सेकेंडरी में उसको मेसोजोइक कहते हैं। पहले जो मेसोजोइक, सीनोजोइक और या उसमें सर उसमें क्या है कि जैसे जैसे माउंटेन का डेवलपमेंट ऐसे हुआ है कि पहले वो जो टेथिस सागर था वो चारों तरफ घिरा हुआ था और एक था, तो पहले कैम्ब्रियन हुआ, फिर वो फेज वाइज वो क्वार्टरनी और टर्शरी तक जाके वो पूरा माउंटेन के शेप में डेवलपमेंट किया। इसीलिए जो भी कई जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि वी आर लिविंग इन इंटरग्लेशियल पीरियड, राइट? या So, if there is global warming, so it will be blessing in disguise because it will prolong the existence of human beings on Earth. Yes, sir. Of course, it's. तो global warming को खराब क्यों माने, फिर अच्छा क्यों ना माने? Sir, of course there is some positivity in the sense of the global warming. Positive. But some positives are there, but at the same time there are so many, you can say the delimitations of the global warming as well, because we will feel the shortage in terms of the water availability, water scarcity will be there, and of course the flood would be very common, and also the availability of the food grain will also get affected with the global warming. And at the same time, if we talk about the global warming, it also leads to so many diseases for the human being and the plant as well. So majorly there are so many problems with the global warming, but yes. Due to global warming there are certain problems. Yeah. But due to glacial age, the whole existence of human being on Earth would be jeopardized. Yes. So if you have to choose between the two, the lesser evil would be the former one, not the latter one. Later one, yeah. But that's a longer time. I think the whole melting of the glacier will take maybe 1,000 years, but the immediate effect of global warming is here. Right. So regarding glacial age you have talked. Why in most of the continents the deserts are there in western part, not in eastern? Yeah, because of the flow of the cold current, and mostly the cold current occurs in the western part of the continent. Whether we talk about the secondary reason, I want to see the primary reason. And the secondary thing in that situated in the tropical, subtropical, or you can say the temperate zone, and that's basically the very much common for the least availability of the sun rays, and also the some other solar radiation. It has to some to link. Is it linked with the easterlies or not? It's linked with the westerlies actually. Okay, westerlies. Westerlies. In tropical region is westerly. No, tropical. A tropical region is easterly, but if you go to the other higher altitude. I'm talking about tropical region, deserts in easterly. Easterly. Because it's So how easterlies leads to deserts in west? The movement of the wind from east to west, and when the wind is moving from the east to west, it means that the moisture which contains. Yeah, that is right reason. How you define climate change? Climate change is a phenomena where for the longer period there is the mean annual temperature of the earth get increased. That is global warming, not climate change. I think the climate change is global warming is the result of the climate change. I'm not asking that climate change. I'm asking about climate change. Yeah. I think, climate change is a phenomena where the mean annual temperature of the earth is you are focusing on global warming. I'm not talking about increase in temperature or average temperature of the earth, but I'm talking about climate change. What is climate change? Climate change means the variation in the climate. Okay, even when there were no human beings on earth, there were climate change. Okay. Thank you, sir. गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब आए होंगे?
ये 1915 के राउंड में आए थे। अच्छा, उनके एक पॉलिटिकल गुरु थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम भारत का भ्रमण करो, और आप भी भ्रमण करते हैं, ट्रैवलिंग आपकी भी हॉबी है। दोनों के घूमने में क्या डिफरेंस होगा? आप जो घूमते हो और गांधी जी ने पूरे भारत का सर, जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, उनके राजनीतिक गुरु थे, उनको बोला था कि इंडिया एक बहुत ही वर्सेटाइल इन नेचर है, कि इंडिया में आप नॉर्थ से लेकर साउथ से और ईस्ट से वेस्ट से जाएंगे तो देयर आर एन एम्पल ऑफ वेराइटी इन टर्म्स ऑफ द कल्चर, सोसाइटी, हैबिटेट। या लेकिन मेरा सर ये कि मेरा घूमना, उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा था, वो पूरे इंडिया को समझना चाहते थे और उनको ब्रिटिशर्स से लड़ना था। बट सर मेरा हॉबी है, मुझे ट्रैवलिंग इसलिए बहुत पसंद है, उसका 3 रीज़न है। फॉर मी इट्स काइंड ऑफ अ पीस फॉर मी, मुझे मेंटल पीस मिलता है, एंड फॉर मी इट्स काइंड ऑफ पीस। मुझे मैं कहीं जाता हूँ मुझे लगता है कि मुझे बिना कुछ किए एक अच्छा एंटरटेनमेंट हो रहा है, एंड ऑल्सो इट्स वेरी मच नॉलेज गेनिंग। मैं पर्सनली जाता हूँ तो मैं चीज़ों को विजुलाइज करता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ। मैंने 10 कंट्रीज़ में बिकॉज ऑफ द PhD एंड द कॉन्फ्रेंस मैंने विजिट किया हुआ है, तो मैंने हर जगह कुछ न कुछ विजुलाइज किया हुआ, एक्सपीरियंस किया हुआ है। सबसे अच्छा कहाँ महसूस हुआ आपको? जब मुझे सर नीदरलैंड्स में लगा था, क्योंकि सर वहाँ पे जो कल्चर है, वहाँ पे मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट है, मतलब हम स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं, वहाँ पर स्मार्ट सिटी को एक्चुअली उन्होंने वर्कआउट किया हुआ है। सो एवरीबडी इन स्मार्ट सिटी, नॉट इवन द गवर्नमेंट बट सिटीजन्स of their particular country is very smart in terms of the they are very much equipped with the knowledge, the internet and the social well-being and the technological development। भारतवर्ष में कहाँ अच्छा लगा? सर मुझे भारत में अगर मैं देखूँ तो मुझे चेन्नई बहुत ही पसंद है, क्योंकि चेन्नई का जो एक मॉडल है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया हुआ है। सर वहाँ पे सोशल कैपिटल, भारत तो गुजरात मॉडल सर गुजरात भी मैंने ट्रैवल किया हुआ है, इनफैक्ट मैंने गुजरात के काफ़ी शहरों को ट्रैवल किया हुआ है। बट सर गुजरात में जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे, अच्छी इंडस्ट्रीज़ का सेटअप है, बट जो सोशल कैपिटल, जो हेल्थ एजुकेशन में जो काम चेन्नई ने किया हुआ है, मैं वैसा डेवलपमेंट मैंने गुजरात में नहीं देखा हुआ है। चेन्नई में सर वहाँ पे जो आप PHC में जाएंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, सो एवरीथिंग इज़ वेरी फर्निश्ड, quick services, everybody is very interested with your services, and service providers are very efficient. But वहाँ पे सर गुजरात मॉडल is also good, but वो ठीक है। UGC का क्या रोल है यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 में एक्ट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बना था। इसका काम है पूरे वर्ल्ड वाइड, सॉरी इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, उसको गवर्न करना, उसको फाइनेंस करना और उसकी मॉनिटरिंग का इवैल्यूएशन करना, अगर वो नया कैटेगरीटेड है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसको कैसे अभी यूनिवर्सिटी की कुछ रैंकिंग आ गई। यस सर। आपका DU जो है जहाँ आप पढ़ाते हैं, यस सर, वो किस रैंकिंग में? अभी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क आया था, उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी जो रैंक था वो 11वें नंबर पे था, और मिरांडा हाउस हमारे कॉलेज का एक पार्ट है यूनिवर्सिटी का, वो कंसिस्टेंटली तीसरे साल भी नंबर 1 पे था। अच्छा, JNU और जामिया बहुत विवाद में रहे, और ये आगे कैसे चलेंगे? यादों को हम पूरे इंस्टीट्यूशन नहीं दे सकते हैं। आज भी JNU में, और मैं JNU में आज भी, कि JNU से मैंने काफ़ी रिसर्च भी किया हुआ है, मेरा कोलैबोरेशन भी रहा है। आज भी वहाँ पे रिसर्च के लिए बहुत अच्छे कोलैबोरेशन होते हैं, नॉट इन इंडिया। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो JNU या किसी इंस्टीट्यूट को बदनाम करना चाहते हैं, बट वो बहुत माइनर लोग हैं। आपकी इच्छा है कि आप प्रशासन में जाएँ। जी, आप हमको ये बताइए कि एग्ज़ाम कब से शुरू हुआ प्रशासनिक परीक्षाओं के लिए भारतवर्ष में, और कब एज में क्या क्या चेंज हुआ? सर मैं एग्जैक्टली तो रिकॉल नहीं कर पाता हूँ, बट मैं एक रफ फिगर आपको बता सकता हूँ। 1858 में पहली बार इंडियंस को सिविल सर्विसेज में अलाउ किया गया। उसके बाद 1909 एक्ट में पहली बार एक नया सेंट्रल इंडियन बनाया गया था, और 1921 में जो विलियम फोर्ड कॉलेज बना था वेस्ट बंगाल में, उसके बाद से एक बहुत लार्जर स्केल पे जब सत्यनारायण बैनर्जी ने पहले बार सिविल सर्विसेज को क्रैक किया था, उसके बाद एक लार्जर इंटरेस्ट हुआ, तो लोगों ने सिविल सर्विसेज की फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम आपने लिया। फोर्ट विलियम कॉलेज में एक हिंदुस्तानी विभाग भी था, और ये उसके हेड कौन थे, और उस समय नहीं जानते आप? सॉरी सर, मैं हिस्ट्री का गया। अच्छा, नहीं जानते। वेलेस्ली का नाम सुना है? लॉर्ड वेलेस्ली, यस। उनका योगदान है क्या फोर्ट विलियम? लॉर्ड वेलेस्ली का, लॉर्ड डलहौजी और वेलेस्ली ने बहुत काम किया था इस पे, सिविल सर्विसेज के लिए बहुत काम किया। इनफैक्ट लॉर्ड डलहौजी ने सिविल सर्विसेज की रिफॉर्म के लिए बहुत काम किया था। वेलेस्ली इसके फाउंडर थे, बट लॉर्ड डलहौजी बनारस से जुड़े हैं। मैम को बताइए कि बनारस में कई लिटरेचर के बड़े बड़े हस्ती रहे हैं, संगीतकार रहे हैं, तो एक संगीत से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व, एक लिटरेचर से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व, एक कुछ दर्शन से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व, 3%। दर्शन में मैं मदन मालवीय जी का नाम लूँगा, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भी रहे, और साहित्यकार में मुंशी प्रेमचंद जी ने का अपन लिख के पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत बड़ा वो किया था।
रैदास संत कबीरदास जी थे वहाँ पे, मगही में एक जगह, मगहर सॉरी, वहाँ पे। और एक विष्णु नारायणकर जी जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया था, जो उस समय बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। और पहली बार जो एक अवार्ड है साइंस का, बहुत बड़ा अवार्ड, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, वो विष्णु नारायणकर जी BHU के संस्थापक, BHU के स्कॉलर भी थे और उन्होंने बनारस में इस चीज़ के लिए काम किया था। अच्छा, एक और सवाल, ये रामायण और रामचरितमानस, रामायण किसने लिखा, रामचरितमानस? रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, और रामायण वेद व्यास, नहीं सॉरी मैम, थोड़ा सा अच्छा, रामायण का मैसेज क्या, मोरल क्या है हम सबके? रामायण का मोरल क्या है सर? रामायण में पहली बात ये है कि मैं दो तरह से देखता हूँ, हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ सर। रामायण में पहली बात ये है कि कहीं ना कहीं जो उनको बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो एक पुरुषों में जो सारे गुण होते हैं, एक पुरुष के अंदर जो गुण होने चाहिए, वो भगवान राम का एक रिफ्लेक्शन था जो उन्होंने रामायण के थ्रू दिखाया था। और दूसरी बात कि कहीं ना कहीं रामायण में एक जो हिंदू संस्कृति को एक बहुत ही महिमा मंडन किया गया था, ये हिंदू संस्कृति के लिए बहुत बड़ा एक एपिक है जो हमारे लिए रोल मॉडल हो सकता है। अच्छा ठीक है, हिंदू संस्कृति खतरे में है, कैसे खतरे में है? मैं इस चीज़ से बहुत विश्वास नहीं करता हूँ, बट ठीक है, हर संस्कृति के कुछ नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष होते हैं। कोई भी संस्कृति खतरे में नहीं है, मैं इस पर बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। खतरे में मैं समझ नहीं पाता किस सेंस से। हिंदू संस्कृति बहुत बोला जाता है संकट में है, नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं सर। वर्ग का ऐसा कहना है, वो उनका अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, बट लार्जर स्केल पे ऐसा कुछ नहीं है। कोई बात नहीं। वर्तमान केंद्र सरकार को जो GST वगैरह बहुत अभी विवाद में चल रहा है, आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं? GST में थोड़े से लूप्स होल हैं, क्योंकि सर खाद्य सामग्री को GST में लाना कहीं ना कहीं एक कॉमन पीपल पे, वैसे भी इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है आफ्टर कोविड और डीमोनेटाइजेशन के बाद। तो मुझे लगता है कि जो खाद्य सामग्री है उस पर GST को इम्प्लीमेंट करना एक थोड़ा सा एक सेटबैक हो सकता है। दूसरी बात सर, इन्होंने जो डिफरेंट लेयर्स बनाए हुए हैं 0, 5, 12, 18% का, उसको हम थोड़ा सा कैटेगरिकली इसको सही कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि क्योंकि वो मल्टीपल वो है और बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो इसको 2 या 3 स्लैब में कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात सर, GST में जो इनपुट क्रेडिट सिस्टम है, इससे बहुत तरीके से जो GST से जो कलेक्शन होता है, इसमें बहुत सारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो कहीं से टैक्स चोरी का एक बहुत बड़ा एक जरिया बन गया है, और ये भी सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मुझे लगता है थीम पे काम करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अच्छा गुड। अभी GDP का कितना खर्च हम लोग कर रहे हैं एजुकेशन पर? एजुकेशन से बहुत ही कम है, 2% 2 और 3%। तो क्यों ऐसा हो रहा होगा सर? क्या रीजनिंग लगता है? ये कहीं ना कहीं सर मैं इसको मानता हूँ कि कहीं ये पॉलिसी पैरालिसिस है, और ये कोई भी गवर्नमेंट क्यों ऐसा है, माइंडसेट है या जैसा भी है, कि आज भी हेल्थ एजुकेशन जो एक टीम डेवलपमेंट पिलर माने जाते हैं किसी गवर्नमेंट के लिए, हेल्थ एजुकेशन उस पर बहुत ही कम फोकस होता है। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि किसी भी कंट्री के लिए GDP में कम से कम 5 से 7% कंट्रीब्यूशन तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा ह्यूमन कैपिटल और डेमोग्राफिक डिविडेंड है जो हम अगले 25 से 30 साल तक उसको अचीव कर सकते हैं। अभी विश्वविद्यालयों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर बहुत चर्चा हो रही है, इसके की फीचर्स 5 बताइए। सबसे बड़ा सर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है कि हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको 2030 तक 30% और 2050 तक 50% करना है, क्योंकि हमारे यहाँ ड्रॉप रेट रेशियो बहुत ही ज़्यादा है। दूसरी बार सर, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो 10+2 था, अभी इसको 5+3+2 किया जा रहा है, मतलब कि 5 साल से 18 साल तक के डिफरेंट फेजेस। इससे फ़ायदा क्या होगा? सर फ़ायदा ये कि पहली बार अभी एक नया जो बहुत बड़ा चैलेंज था दिल्ली यूनिवर्सिटी और सारी यूनिवर्सिटीज़ में, बच्चे डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जाते थे, एंट्रेंस देते थे, फिर भागते थे, फिर 10 जगह फॉर्म भरते थे। अभी इन्होंने उनको सेंट्रलाइज कर दिया, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, तो सारी यूनिवर्सिटीज़ का उन्होंने एक जगह टेस्ट सिस्टम रखा हुआ। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए भी जो टेंडर माइंड्स है, नए बच्चे हैं, इसको अपने एडमिशन्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, इसको भी इन्होंने एक तरह से चैनलाइज किया। आपके जैसे ही घूमने वाले एक व्यक्ति थे राहुल सांकृत्य, नाम सुना होगा? सुना है। तो वो कैसे घूमते थे, उनका क्या है? थोड़े से उनको बोलते हैं अथासो जिज्ञासा, ऐसे मुझे उनको भी बहुत लगता हाँ, लेकिन वो थोड़े से घूमने में उनको स्वर्गीय आनंद मिलता, लेकिन सर आपको भी मिलता है सर, लेकिन मैं एकेडमिक पर्पस और साइंटिफिक मतलब प्रोफेशनल मुझे ऐसा उनका एकेडमिक पर्पस, वो उनका तो ऐसा कहा जाता है साहित्य में कि मुझे अलग साहित्य का बहुत विषय है, मुझे बहुत ज़्यादा मुझे एक्सपर्टीज नहीं है।
बट उनको अल्हड़ बोला जाता था, उनको बोला था अथासो जिज्ञासा, इसमें वर्ड नहीं बोलता, उनके लिए बहुत ही कॉमन है कि उनको घूमने में एक अजीब सा आनंद, स्पिरिचुअली उनको आनंद मिलता था। बट मेरे साथ मुझे ऐसे बिना पर्पस के घूमना मुझे शायद पसंद नहीं है। मेरा एक पर्पस होता है, उनका कोई पर्पस, इसीलिए उनको अल्हड़ जिज्ञासा, वो जिज्ञासा के लिए घूमते थे, कहीं भी निकल जाते थे और पर्पस नहीं। बट मुझे सर इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है सर। अच्छा, अभी भारत के पड़ोसी देश सब डिस्टर्ब हैं, हाँ, है ना, तो कोई एक पड़ोसी देश के बारे में बताइए क्या डिस्टर्बेंस। अभी तो रिसेंट है श्रीलंका का इश्यू है और बहुत ही लैंडमार्क इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे हो रही है। तो क्यों हो रहा है सर वहाँ पे ये 2009 में सबसे पहले जो घटना हुई थी वहाँ पे ईस्टर बॉम्बिंग, ईस्टर संडे के दिन एक सीरियल बॉम्बिंग हुई थी जिसमें 277 लोग का डेथ हो गया था। उसके बाद वहाँ पे टूरिज्म सेक्टर बहुत ही तेज़ी से प्रभावित हुआ था। और सर श्रीलंका में आज भी पूरे वहाँ का जो डेवलपमेंट का जो बैकबोन है वो टूरिज्म सेक्टर है और 1/3 वो इकॉनमी पे करता है। सर कोविड की वजह से वहाँ पे टूरिज्म इन्फ्लो बिल्कुल ही खत्म हो गया था। तीसरी बात सर वहाँ जो गवर्नमेंट ने जो अचानक से ऑर्गेनिक फार्मिंग किया था और वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने 100% रातों रात ये डिसीजन ले लिया कि हमारा 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। तो वहाँ पे रीस, वीट और जो रबर और टी का जो प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट जो है बहुत ही ग्रेजुअली हमने पढ़ लिया कि भाई वो जो सिंघली वाले लोग हैं किसी सर वो फैक्टर नहीं है सर। इनफैक्ट चाइना का भी जो मैटर है वही फैक्टर है, बट जो लॉन्ग टर्म फैक्टर है ये इमीडिएट फैक्टर था। ये फैक्टर मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा सर। चाइना ने जो बहुत ही लिबरल रेट पे इनको वो लोन दिया था, इससे कहीं ना कहीं इनका जो एक्सटर्नल डेब्ट था वो बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो गया और किसी भी गवर्नमेंट के लिए फॉरेन जो डोमेस्टिक रिजर्व्स होते हैं, फॉरेन रिजर्व्स और जो डोमेस्टिक रिजर्व्स होते हैं उसमें एक्सटर्नल डेट का होना बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती है। तो कहीं से इन्फ्लेशन वहाँ बढ़ के इन्फ्लेशन पहुँच गया। थैंक यू मैम। बैठिए, योर फॉर्मल इंटरव्यू इज ओवर। थैंक यू सो थोड़ा आपकी एक पर्सनालिटी में हेस्टीनेस है, जल्दीबाजी है। यस सर। टेक योर टाइम, थोड़ा सा आप उसको कूल एंड कंपोज रही, ऐसा नहीं लगे कि हड़बड़ी में हैं आप। जैसे अभी खत्म भी हुआ तो आप बहुत जल्दी आए भी तो बहुत हड़बड़ी में, थोड़ा सा कोई ट्रेन नहीं छूट रही है, तो वो एक पर्सनालिटी का एक वीक पोर्शन है, वो दैट डज नॉट गिव गुड इम्प्रेशन। यस सर। और कुछ चीज़ों में आपने रिपीटेडली, जैसे मैंने ग्लोबल वार्मिंग नहीं पूछा, क्लाइमेट चेंज पूछा, उसमें आपने रिपीटेडली ग्लोबल वार्मिंग पे चले गए। यस सर। एंड मोर ओवर लेट मी क्लैरिफाई दैट अकॉर्डिंग टू UNFCCC क्लाइमेट चेंज इज नॉट चेंज इन क्लाइमेट which is not attributed to human activity. Yes, sir. Climate change तो ह्यूमन के आने के पहले भी अर्थ पे हो रहा था, उसको क्लाइमेट चेंज नहीं कहते हैं, दैट इज नॉन कंट्रोलेबल पार्ट। Yes, sir, yes, sir. तो वही पार्ट है जो हमारे कंट्रोल में है, Yes, sir. दैट इज एट्रीब्यूटेड टू एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटी, दैट इज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, Yes, sir, yes, sir. एंड दैट इज सीन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज हैविंग एडवर्स इम्पैक्ट। ये इसके कंपोनेंट्स हैं। Yes, sir, sorry. तो ये सब चीजें आपने इसमें छोड़ दिया। आपने वेलेस्ली और डलहौजी का नाम लिया सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स में, कॉर्नवालिस का नाम नहीं लिया, जबकि सबसे ज्यादा सी से सिविल सर्विसेज, सी से कॉर्नवालिस लोग याद भी करते हैं ऐसे, है ना। तो इसको आपको, और गंगा का आपको एक साइंटिफिक रीजन है बैक्टीरियोफेज, ये नहीं पता आपको कि गंगा का पानी ऐसा नहीं कि किसी स्पिरिचुअल कारण से या किसी भगवान के आशीर्वाद से सड़ता नहीं, उसमें जो बैक्टीरियोफेज होता है वो उसमें बैक्टीरियाज को पनपने नहीं देता है। बैक्टीरियोफेज का मतलब जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दे या निगल जाए या खा जाए, तो वो उसमें नेचुरली अवेलेबल होता है, दैट इज द रीजन। इसीलिए गंगा पानी सिर्फ उत्तरी नहीं, आपके पूरे बनारस में भी गंगा लोग गंगा जल लेकर रखते हैं और पूजा करते हैं, उसको सड़ता नहीं है, उसको रखते हैं कई दिनों तक। अगर ऐसा दूसरा पानी रखे तो सड़ जाएगा या हरा हो जाएगा या कुछ भी। गंगा के साथ बैक्टीरियोफेज होता है कि दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच डज नॉट अलाउ बैक्टीरिया टू डेवलप व्हिच डिकम्पोज द वाटर। ये है। थैंक यू सो मच। ये तो बहुत अच्छी बात है कि शैक्षणिक योग्यता लाजवाब है आपकी, प्लस और उस पे प्रश्न सर है ना। तो और वहाँ थोड़ा सा उसको जस्टिफाई कीजिए कि टीचिंग, क्योंकि आपके फादर भी रहे हैं, आप भी इतना पढ़ाई किया है, तो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ज़्यादा बेहतर है, कुछ लॉजिक और करना पड़ेंगे। हाँ, घूमना ट्रैवलिंग आपका है, तो जो अच्छे ट्रैवलर रहे हैं तो उनके बारे में, अब राहुल सांकृत्यायन भी आपके ही पर्पस से घूम रहे थे, बहुत पढ़ते थे। पढ़ते थे। हाँ, वो अल्हड़ कह के उनका योगदान कम किया जाए, इसलिए मुझे उनके बारे में बहुत लिखा है उन्होंने, थोड़ा ऑफेंसिव हाँ मुझे लग रहा बहुत कल्चर का अध्ययन, इसलिए मैंने सॉरी बोला कि सर मुझे इसके बारे में बहुत, है ना, तुम लोगों के बारे में थोड़ी जानकारी। बाकी अच्छा है, थोड़ी शीघ्रता तो है ही। क्यों ऐसा है? क्लास में बच्चों को 45 मिनट टाइम होता है और बहुत पढ़ाना होता है बच्चों को, और ये रूटीन वर्क है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कॉन्शियस हो कि आई एम गोइंग टू इंटरव्यू, सो आई विल बी इंटरव्यूड,
So my personality would be tested. My personality. और ये मोस्टली सब लोग होते हैं, या तो जल्दीबाजी में रहते हैं। हाँ, जल्दीबाजी में रहते हैं। हाँ, तो थोड़ा उसको हाँ वो थोड़ा कर लेंगे, बाकी तो नॉलेज ठीक ही है। एक चीज मैं भी बोलूँगी, आपको थोड़ा अपने ड्रेसिंग सेंस पे भी ध्यान रखना। नहीं मैम, ये तो ऐसे इनफॉर्मल, हाँ नहीं वो तो पहनूंगा मैम, ये तो ऐसे ही मैं कॉलेज से आया नहीं, था। तो आपको रियल मान के आना है। हाँ तो मतलब ये मानना ही नहीं है कि मैं हाँ नहीं, वो तो मैं से टाई और ब्लेजर और वो तो यस मैम, यस। बिल्कुल, गुड लक आपको, अच्छे से दीजिए और भी मौक दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। और सुनना तो भारतीय संस्कृति में ध्यान कहा गया है, तो प्रश्न को ध्यान से सुनना है, फिर उसका संतुलित उत्तर देना है, नहीं जानते तो सॉरी कहना है, Yes, और थोड़ा स्पीड जो है